नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए और यूपीएसआई साथ में ऑल स्टेट पीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके जो है पीसीएस प्री में और यूपीएसआई में देखने को जरूर मिलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, हिंदी माध्यम में है। 10 प्रश्न है, एकदम आपको बूस्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक पारिस्थितिक जो है तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर पर स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है। देखिए, ऊर्जा जो है में जो ऊर्जा होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है, तो इसके पश्चात क्या होता है। देखिए, सूर्य से आता है एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जो है घास को मिलता है, यानी कि पेड़ पौधों को मिलता है। फिर जो है शाकाहारी जानवर खाते हैं, उसके बाद उसको जो है मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी को भी खाने वाले लोग हैं। तो जो पोषण का स्तर है एक स्तर से दूसरे स्तर पे, वो क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़ती है कि घटती है कि स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। देखिए भैया, इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि घटती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली में की दिशा में रहती है। ठीक है, कहाँ से होती है? अजैविक प्रणाली। अजैविक प्रणाली मतलब कि जैसे प्रकाश हो गया, सूर्य का, वो क्या है? अजैविक है। ठीक है, और ये जैविक की तरफ चलती है। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या देख सकते हैं आप लोग कि ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण से दूसरे स्तर के स्थान पर परिवर्तित करता है, तो उसमें क्या होता है? कुछ ह्रास होती है, यानी कि उस ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, क्या आती है? कमी आती है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता का रख रखाव किया जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा डिसाइड किए गए हैं कि राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें जो आनुवंशिकता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है जीव जंतुओं को रख रखाव कैसे किया जाता है, इन सिटू द्वारा या एक्स सिटू संरक्षण द्वारा या जीन पूल द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। जो इन सिटू संरक्षण है उसके द्वारा आनुवंशिकता का ध्यान रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, जब किसी प्रजाति को उसके पारिस्थितिकी तंत्र में सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है, उसी को कहते हैं इन सिटू संरक्षण। यानी कि जो जो प्रजाति है वो वहीं की मतलब प्रॉपर रहने वाली है, जब उसको उसी के प्राकृतिक स्थान में संरक्षित और सुरक्षित किया जाता है, तो इन सिटू संरक्षण कहते हैं। देखिए, प्रजातियां, अब विशेषता क्या है इसका, प्रजातियां अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहती हैं। ठीक है, प्रजातियां क्या करती हैं? अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं इन सिटू संरक्षण की बात हो रही है। फिर उनके प्राकृतिक विकास, प्रजनन और अनुकूलन की क्या होती है? प्रक्रिया बनी रहती है। जैव विविधता को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है, ठीक है, इन सिटू संरक्षण। तो इन सिटू संरक्षण क्या है? विशेषता है कि प्रजातियां जो है अपने प्राकृतिक पर्यावरण में होती हैं, फिर अपने जो है प्राकृतिक उसी में विकास करती हैं, प्रजनन करती हैं और अनुकूलन की प्रक्रिया को बनाए रखती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन है उसमें 2-3 कारक हैं, लेकिन ये भी एक कारक है कि धुरी जब बदलती है, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना, ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन कारक है। तो रॉबर्ट हुक ने कहा था कि मिलानकोविच ने कहा था कि जॉर्ज सिम्पसन ने कहा था कि टीसी चैम्बरलेन ने कहा था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो आपको परेशान कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा ये मिलानकोविच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? ठीक है, कौन जो है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसकी दशाओं को इंगित करता है? हिमानी को पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन या ग्लोबल तापमान में वृद्धि। तो देखिए, थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी तो आपको उत्तर पता चल गया होगा। उत्तर है आपका ये। ठीक है, क्या है कि जो
ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें हिमानी पिघलने लगती है, सही बात है। हिमानी जब पिघलेगी तो पिघल के कहाँ जाएगी? नदियों के द्वारा वो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का स्तर भी ऊपर उठेगा। मौसम की दशाओं में परिवर्तन होगा, जब समुद्र का तल ऊपर उठेगा तो हवाओं में परिवर्तन होगा, फिर ग्लोबल तापमान में वृद्धि तो हो ही रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अभी इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो जो महानदी का बेसिन का विस्तार है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र में है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला क्या है? पहला तो आपका सही है कि महानदी बेसिन क्षेत्र जो है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फंसाएगा कहाँ आपको? जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अलावा कोई और राज्य एक दे देगा, धीरे से उसमें इंट्रोड्यूस कर देगा और कहेगा कि ये है। आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे, आपका क्या हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन लेके बैठ जाएगा। ठीक है, तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। महानदी उड़ीसा राज्य में डेल्टा बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साहब? इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूची जो है सुमेलित नहीं है? बताना है आपको। एक तरफ बांध दिए हुए हैं, दूसरी तरफ नदी, यानी कि वो बांध जो है उस नदी से संबंधित है, यानी कि उसी पे बना हुआ है। तो चेरुथानी बांध जो है, देख सकते हैं, जो वो पेरियार नदी पे बना है, तो बिल्कुल सही है। चेरुथानी जो है पेरियार पे बना हुआ है। लिंगन मक्की बांध शरावती पे बना हुआ है, बिल्कुल सही है। दलस्ती चिनाब पे बना, सही है। ये गलत है, काकरा पार चंबल पे नहीं बना है, ठीक है, गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। काकरा पार जो है चंबल नदी पे नहीं बना। बाकी जो है आपको याद रखना है तीनों को, ठीक है, कि तीनों जो है किस पे बना हुआ है, क्योंकि ये कोई जरूरी तो है नहीं कि यही प्रश्न आएगा, ऊपर वाला भी आ सकता है। तो काकरा पार बांध जो है ताप्ती नदी पे बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में अवस्थित है? बताइए। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है किस नदी घाटी में अवस्थित है? महानदी घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी या दामोदर घाटी? देखिए जो कोयला क्षेत्र है, या ऊपर वाला जो प्रश्न है बांध वाला प्रश्न है, ये बहुत ही मतलब या भूतापी जल वाले प्रश्न है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा भैया, हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, दामोदर घाटी। ठीक है, तो अब देखिए और भी जो कोयला क्षेत्र है उसको भी मैंने एक जगह संग्रहित कर दिया है। आपको राज्य भी याद रखना है, नदी घाटी भी याद रखना है। तो कर्णपुरा जो है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, कर्णपुरा जो है झारखंड में है और दामोदर घाटी में है। ठीक है, झारखंड और दामोदर घाटी में है। ठीक है, सिंगरेनी जो है तेलंगाना और गोदावरी घाटी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश सोन घाटी में है और तलचर उड़ीसा महानदी में। ठीक है, तो भैया ये चारों के चारों एकदम रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी करके ये प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परित्यक्त नगर है? ठीक है, परित्यक्त नगर का मतलब ये है कि यहाँ पे पहले लोग रहते थे, अब ये घोस्ट सिटी यानी कि भूतों का शहर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग यहाँ इसको छोड़ के चले गए हैं, अब कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या वहाँ के संसाधन अवेलेबल ना हो, या जो भी है, या कोई आपदा आ गई हो। ठीक है, तो ये अब घोस्ट सिटी के रूप में मशहूर हैं। बताइए कौन सा परित्यक्त नगर नहीं है? सॉरी, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा इसको वो कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं है यहाँ पे, परित्यक्त नगर नहीं है, नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि नहीं वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये नहीं है, नहीं वाला ऑप्शन मारना है। तो परित्यक्त नगर कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ये मुक्तेश्वर उत्तराखंड, मुक्तेश्वर उत्तराखंड जो है ये परित्यक्त नगर नहीं है। बाकी लखपत गुजरात, कुलधारा राजस्थान, धनुषकोडी तमिलनाडु, यहाँ पे पहले लोग रहते थे, अब चले गए हैं। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में अभी भी लोग रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना नहीं पूछा गया प्रश्न में, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, स्प्रिंट हो गया है। माउंट ताल एवं माउंट एपो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? माउंट ताल एवं माउंट एपो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? मैक्सिको से, फिलीपींस से, इटली से, पेरू से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि फिलीपींस से। ठीक है, किससे है? फिलीपींस से।
ठीक है। माउंट ताल और माउंट एपो ज्वालामुखी का संबंध जो है फिलीपींस से है। अब कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी का नाम मैं दे रहा हूं, उसको भी आपको याद रखना है। देखिए, सूबियत और माउंट एटना, ये ज्वालामुखी जो है इटली में है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। विसुवियस और माउंट एटना, सबन का ज्वालामुखी जो है वो पेरू में है। ये ठीक है, तो ये याद रखना है आपको जो एक्स्ट्रा दिए हैं। एलुसियन द्वीप जो है पर किस देश का स्वामित्व है? रूस का, डेनमार्क का, नॉर्वे का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो एलुसियन द्वीप जो है उस पर स्वामित्व है, वो है आपका डी ऑप्शन, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, तो अन्य द्वीप भी आप देख सकते हैं। रूस का जो स्वामित्व है उसको, वो जो है फ्रेंच जोसेफ लैंड नाम का एक द्वीप है, वहां पे है। ठीक है, और जो डेनमार्क का है उसको ग्रीनलैंड पे ही तो बहुत ही फेमस है कि ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है, तो डेनमार्क का हिस्सा है। बियर द्वीप किस देश का हिस्सा है, तो नॉर्वे का हिस्सा है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और जितने भी प्रश्न हैं वो भैया आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो लगे हैं आजीवन प्रयास में। थोड़ा सा मैं कंटिन्यूस नहीं हो पाता हूँ, उसके पीछे कारण है कि भाई अपनी नौकरी भी देखनी है। ठीक है, लेकिन सेवा में हम लगे रहेंगे। आपकी सहायता हो तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।